आइए बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर 5 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.21। A stone of mass 0.25 kilogram tied at the end of string is drilled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed 40 revolution per minute in horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can drilled around the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। चलिए इसको मैं इस फिगर के साथ समझाता हूं आपको। देखिए इस तरह से ये एक स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इसे ऐसे घुमाया जा रहा है। आपको कहा है कि इसका मास जो है वो 0.25 किलोग्राम है। मैं यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है उसकी वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ। मास आपको दे दिया है 0.25 किलोग्राम, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ की ये है रेडियस आर और आपको जो रेडियस दी है वो है 1.5 मीटर। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ r इजकल टू 1.5 मीटर, ऑलराइट। और इसे घुमाते वक्त जो इसकी स्पीड है यानी कि घुमाने की स्पीड वो है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब देखिए 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट होगा, राइट। क्योंकि देखिए जब ये पत्थर एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 2 पाई रेडियन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कहा है कि भाई 40 रिवोल्यूशन है तो ये 40 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट होगा, राइट। और इसे एंगुलर स्पीड कहते हैं, ओमेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं ओमेगा इजकल टू 40 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट। अब ये रेडियन पर मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो अब ये हो जाता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा 40 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। याद रहे कि ये इसकी एंगुलर स्पीड है। क्या है ये? एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। तो इस हालत में आपको ये फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। देखिए जब ये पत्थर ऐसे घूमेगा तो पत्थर को बाहर की ओर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, और उसकी वजह से अंदर की ओर इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसे दोनों एंड्स पे आप बता सकते हो, स्ट्रिंग के दोनों एंड पे ऐसे टेंशन दिखा सकते हो। तो ये अंदर की ओर ऐसे टेंशन T प्रोड्यूस होगा, और ये जो टेंशन अंदर की ओर प्रोड्यूस हो रहा है वही इसका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। ये टेंशन ही यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, ऑलराइट। तो पहला तो आपको ये टेंशन T फाइंड करना है। अब दूसरा आपको ये दे दिया है कि स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम कितना टेंशन बर्दाश्त कर सकती है, 200 न्यूटन। ये मैक्सिमम 200 न्यूटन का टेंशन विथस्टैंड कर सकती है। तो ऐसे में आपको ये फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड यानी कि वी मैक्स क्या होगी। चलिए अब सबसे पहले तो हम टेंशन T फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बात मैं लिख लेता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी नथिंग बट द सेंट्रीपेटल फोर्स, है कि नहीं। यहां पे ये जो टेंशन अंदर की ओर प्रोड्यूस हो रहा है वही सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। तो टेंशन T इजकल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि T इजकल टू, देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन एक ही है, mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। लेकिन आप इसे m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हो। आपको याद होगा कि v इजकल टू ओमेगा r लिख सकते हैं हम, तो इसी पे से वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। देखिए मास आपको दे दिया है 0.25 किलोग्राम, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई बाई 3 है, तो इसका स्क्वायर लेना है आपको, यानी कि 16 पाई स्क्वायर बाई 9 आएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय आर यानी कि रेडियस 1.5 मीटर। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कुछ 6.5
73 न्यूटन, राइट। तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 6.6 न्यूटन। तो ये हो गया टेंशन, यानी कि हमारा पहला आंसर। मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूं, ये पहला आंसर। अब आपको ये फाइंड करना है कि अगर इस स्ट्रिंग का मैक्सिमम विस्टैंडेबल टेंशन 200 न्यूटन है, तो आप इस पत्थर को मैक्सिमम कितनी स्पीड से घुमा सकते हो। तो इसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम टेंशन विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम टेंशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सेंट्रीपेटल फोर्स जितना, है कि नहीं। जब सेंट्रीपेटल फोर्स इतना हो जाए कि वो मैक्सिमम टेंशन जितना हो, तब तक ये स्ट्रिंग टूटेगी नहीं, राइट। तो अब देखिए मैक्सिमम टेंशन यानी लिख सकते हैं हम टी मैक्स, और यहां पे एम वी स्क्वायर की जगह पे एम वी मैक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। ये वो मैक्सिमम स्पीड हो गई जो कि इस स्ट्रिंग को टूटने नहीं देगी, यानी कि इस मैक्सिमम स्पीड तक जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स जितना होगा, राइट। अब इसमें से हम वी मैक्स अगर फाइंड करें तो देखिए वी मैक्स का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी मैक्स इंटू रेडियस आर डिवाइड बाय मास एम। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता है तो वो डाल देते हैं। देखिए टी मैक्स आपको दिया है 200, रेडियस 1.5 मीटर है और मास 0.25 किलोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा समथिंग 1200, और इसका रूट आप ले लोगे तो आपको वी मैक्स मिल जाएगा 34.64 मीटर पर सेकंड, यानी कि वी मैक्स अप्रोक्सीमेटली 35 मीटर पर सेकंड मिलेगा आपको। तो ये हो गया वी मैक्स, यानी कि वो मैक्सिमम स्पीड जब तक स्ट्रिंग टेंशन बर्दाश्त कर पाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5.22। इफ इन एक्सरसाइज 5.21 द स्पीड ऑफ स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू एंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली, which of the following correctly describes the trajectory of the stone after the string breaks। यानी कि हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा, देखिए यहाँ पे इस फिगर से समझते हैं। इस फिगर में जैसे कि दिखा है ये पत्थर ऐसे सर्कुलर मोशन में है, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अब अगर इसे हम स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि वी मैक्स से भी ज़्यादा बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग टूटेगी। अगर स्ट्रिंग सडनली टूट जाती है तो क्वेश्चन ये पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, इसके लिए कि स्ट्रिंग टूटने के बाद ये जो पत्थर है इसकी ट्रेजेक्टरी के लिए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। देखते हैं। ए, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, स्टोन ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा। बी, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, यानी कि स्टोन ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि स्टोन कुछ एंगल बनाते हुए जाएगा और इसका एंगल कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की, यानी कि यहाँ पे स्टोन की स्पीड कितनी है। भाई इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सीधी सी बात समझिए, ये पत्थर जब ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, राइट। तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग टूटती है तो इमीडिएटली ये स्टोन ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगा। अगर ग्रेविटेशन नहीं है तो ये स्ट्रेट पाथ पे ही ऐसे मोशन करेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट द
द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 5.23। एक्सप्लेन वाई। ए, अ हॉर्स कैनॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एक घोड़ा एम्प्टी स्पेस में कार्ट को खींच क्यों नहीं सकता या फिर दौड़ क्यों नहीं सकता? भाई सीधी सी बात है, हमारी मोशन या किसी भी और चीज की मोशन हमारे लगाए हुए फोर्स से नहीं होती। बात को समझिए। देखिए, जब हम चलते हैं तब हम जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब इस वजह से जमीन रिएक्ट करती है और हमें कांटेक्ट फोर्स आर लगाती है। उस आर के सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट से हमारी मोशन दरअसल होती है। यही बात अप्लाई होती है हॉर्स को या किसी भी दूसरे एनिमल को। यानी कि हॉर्स चलने के लिए या फिर रन करने के लिए जमीन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो वर्क करती है एक्शन के तौर पे, और इस वजह से जमीन रिएक्ट करती है और रिएक्शन फोर्स आर या फिर जिसे हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं वो आर अप्लाई करती है हॉर्स के ऊपर। अब इसका जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से हॉर्स की मोशन होती है। बट अगर ये हॉर्स एम्प्टी स्पेस में है तो वो फोर्स किसके ऊपर लगाएगा? अगर फोर्स नहीं लगा सकता तो ऑब्वियसली एक्शन नहीं है, अगर एक्शन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं है। इस वजह से हॉर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा या फिर रन भी नहीं कर पाएगा। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए, इन एम्प्टी स्पेस हॉर्स कैनॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन फ्लोर और एनीथिंग as an action force. So horse doesn't receive any reaction force, means the contact force R, and without the parallel component of contact force, horse cannot move forward. Right? अब देखते हैं B. Passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus stops suddenly. देखिए, ये क्वेश्चन सीधा सा स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है या फिर कहें कि इनर्शिया का क्वेश्चन है। जब कोई बस किसी स्पीड से जा रही है तो उसके साथ उसके पैसेंजर भी उसी स्पीड से जा रहे होते हैं, राइट? अब सडनली अगर बस स्टॉप करती है या फिर ब्रेक अप्लाई करती है या स्पीड इवन कम भी करती है तो ऐसे में पैसेंजर्स जो है वो ड्यू टू इनर्शिया आगे अपनी मोशन कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैसेंजर भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से पैसेंजर्स आगे की ओर एक फोर्स फील करते हैं जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, राइट? तो ये स्यूडो फोर्स ही है जो कि इन्हें आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर देता है। इसे हम लिख लेते हैं। देखिए, इस तरह से इन ए मूविंग बस all the passengers are also moving with the same speed. Now, when bus stops, the passengers continue their motion due to inertia. Due to this, passengers feels pseudo force in forward direction, causing to throw passengers in forward direction. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सी। देखिए, it is easier to pull a lawn mower देन टू पुश इट। यहां पे दरअसल लॉन मूवर मशीन की बात की है, यानी कि किसी भी लॉन मूवर मशीन को पुल करना ज्यादा आसान है जबकि पुश करना मुश्किल है। ओके, चलिए इसे समझते हैं। यहां पे मैं यहां पे ले लेता हूं आंसर सी, और यह है फिगर लॉन मूवर की। कुछ ऐसा ही होते हैं लोन मूवर्स, राइट? अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप इसे धक्का मार सकते हो, यानी कि आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है फोर्स F, यानी कि आप इसे पुश कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इसे ऐसे पुल कर सकते हो। ये पुलिंग के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स F। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ये लोन मूवर लोन के ऊपर मूव करेगा।
देखिए कैसे मूव करेगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पहली फिगर में मैं एफ के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिए, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप इसके दो कंपोनेंट लिख सकते हो। एक यहाँ पे हो गया एफ कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक यहाँ पे हो गया एफ साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इस एफ कॉस थीटा की वजह से दरअसल इस मूवर की मोशन होगी। बट यहाँ पे एक बात समझने लायक, देखिए यहाँ पे इस मूवर का जो भी मास होगा, लेट से कि उसका मास m है, तो ऐसे में नीचे की ओर इसे mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब जब इसे आप धक्का मार रहे हो, यानी कि आप इसे पुश कर रहे हो, तो इसका जो इफेक्टिव वेट है, समझिए इफेक्टिव वेट वो mg प्लस f साइन थीटा जितना होगा। ये बात समझ रहे हो आप? देखिए यहाँ पे mg तो नीचे लग ही रहा है, लेकिन ये f साइन थीटा भी नीचे की ओर ऐड हो रहा है, यानी कि नीचे की ओर जो इफेक्टिव वेट है वो हो जाएगा mg प्लस f साइन थीटा। अब इस वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस होगा, मैं जरा शो कर देता हूँ। नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर की ओर, ये है नॉर्मल फोर्स n। तो ये नॉर्मल फोर्स आपको पता है कि यहाँ पे वेट जितना ही होगा, यानी कि mg प्लस f साइन थीटा जितना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, तो आप जानते हो कि फ्रिक्शन F इजकल टू म्यू n लिख सकते हो आप, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे म्यू और फिर n की जगह पे mg प्लस f साइन थीटा, ठीक है। अब इसको यहीं पे रख के हम इस दूसरी फिगर में आते हैं। देखिए इस दूसरी फिगर में जो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे वो इस तरह से होंगे। एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ भी ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मानिए कि थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे थीटा एंगल। तो यहाँ भी आप इसके कंपोनेंट लिख सकते हो। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एफ कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये मूव करेगा तो एफ कॉस थीटा की वजह से करेगा। यहाँ भी ये जो मूव कर रहा था वो एफ कॉस थीटा की वजह से करेगा, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा ही है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये लोन मूवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इस फोर्स की वजह से ही दरअसल मूव होगा, राइट। अब देखिए यहाँ भी mg तो लगना ही है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ऐसे नीचे की ओर mg, और यहाँ भी नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर प्रोड्यूस होगा, तो ये मैं शो कर देता हूँ ऐसे ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉर्मल। अब इसमें अगर हम ये सारे फोर्स और कंपोनेंट्स लेके बात करें, तो यहाँ भी जो इफेक्टिव वेट है जिसे मैं नाम दे देता हूँ W डैश, तो W डैश हो जाएगा mg माइनस f साइन थीटा। आप समझिए mg यहाँ पे नीचे लग रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देता हूँ, ये है mg। तो mg यहाँ पे नीचे लग रहा है और f साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है। तो mg माइनस f साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू वेट W डैश, एंड अल्टीमेटली वेट W डैश विल बी इक्वल टू n डैश। यहाँ पे हम इसे n डैश कह देते हैं, ये लिख देता हूँ मैं n डैश। सो n डैश विल बी इक्वल टू W डैश, एंड W डैश विल बी इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा दैट यू कैन सी। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा ये देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स F डैश विल बी इक्वल टू म्यू n डैश, and so it will be mu, and n dash as you know is mg minus f sin theta, ठीक है। अब यहां पे आप ही देख के बताइए कि कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है और कौन सा फ्रिक्शन कम है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे f जो कि है म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा वो ज्यादा है,
जबकि एफ डैश दैट इज म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा ये कम है। तो इस सिचुएशन में, इस दूसरी सिचुएशन में फ्रिक्शन कम लगेगा और पहली सिचुएशन में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जबकि दोनों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स तो वही जा रहा है, एफ कॉस थीटा, बट इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा और इसमें फ्रिक्शन कम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पहली सिचुएशन में जब आप इसको पुश करते हो तो वो हार्ड लगेगा आपको, और जब आप दूसरी सिचुएशन के मुताबिक इसे पुल करते हो तो वो आपको ईजी लगेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिकॉज फ्रिक्शन एफ डैश इज लेस देन फ्रिक्शन एफ। चलिए अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन डी में क्या कहा है। देखिए यहाँ पे डी, अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल होल्डिंग अ कैच। आपने ये देखा होगा, क्रिकेटर जब भी बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, राइट। अगर आप हाथ को ऐसे ही रखोगे और कैच करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है बहुत जोर से लगेगी उसमें। तो हम क्यों ऐसे हाथ पीछे खींचते हैं, इस बात को हम यहां पे समझते हैं डी। देखिए इसके बारे में टेक्स्ट बुक में थियोरिटिकल पोर्शन में न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से उसी फिगर से बात को समझते हैं। देखिए ये बॉल ऐसे आ रही है और ये बंदा इसे कैच कर रहा है। अब जब बॉल आ रही है तो उस वजह से उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही उसका कुछ मोमेंटम होगा। मानिए कि मोमेंटम है p, और आखिर में ये मोमेंटम p हो जाता है 0, क्योंकि आपने बॉल को पकड़ लिया, वेलोसिटी होगी 0 तो मोमेंटम हो गया 0। यानी कि आप यहां से लेके यहां तक चेंज ऑफ मोमेंटम करते हो, यानी कि मोमेंटम आप चेंज करते हो, और ये मोमेंटम का चेंज ऑब्वियसली p जितना ही होगा, क्योंकि p माइनस 0 यानी कि p हो जाता है। अब आप चाहे कुछ भी करो, आपको डेल्टा p इजकल टू p जितना चेंज ऑफ मोमेंटम करना ही पड़ेगा, तब जाके ही बॉल ये रुकने वाली है, राइट। अब देखिए बॉल को रोकने के लिए आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जितना फोर्स बॉल आपके हाथों पे अप्लाई करती है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम यानी इंपल्स, राइट, या फिर कहें कि इंपल्स इज नथिंग बट चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अब देखिए इंपल्स का इक्वेशन आपको याद होगा, एफ डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। यही बात हो रही है ना यहाँ पे कि इंपल्स दैट इज एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब समझिए मैंने आपको पहले ही कहा कि डेल्टा पी आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप चाहे कुछ भी कीजिए, इसका मोमेंटम पी है और उसको जीरो करना है तो आपको चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी करना ही पड़ेगा। अब चेंज ऑफ मोमेंटम अगर डेल्टा पी जितना कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये डेल्टा पी जितना कांस्टेंट है, इसे हम बदल नहीं सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं कि मैं अगर डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है इसे बढ़ा दूं तो फोर्स कम हो सकता है कि नहीं। देखिए डेल्टा टी यानी कि यहां से लेके यहां तक का टाइम, यहां पे बॉल की वेलोसिटी 0 होने में, यानी कि बॉल का मोमेंटम 0 होने में जो टाइम लगा होगा वो है डेल्टा टी, राइट। तो अगर हम ये डेल्टा टी राइज कर दे तो ऑब्वियसली फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपके हाथों के ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा अगर हम टाइम बढ़ा देते हैं। अब ये टाइम कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए तो हाथ को पीछे खींचा जाता है। जब आप हाथ को पीछे खींचते हो तो इसका मोमेंटम मैक्सिमम से 0 होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप और भी ज़्यादा पीछे खींचोगे तो ऑब्वियसली ये टाइम और भी बढ़ जाएगा, तो फोर्स और भी कम हो जाएगा। और इससे अपोजिट अगर आप बॉल को यहीं पे रोक लीजिए, आप हाथों को ऐसे ही रखिए और जरा भी हिलने मत दीजिए हाथों को, तो क्या होगा सोचिए, ये बॉल जैसे ही आपके हाथों में आती है इमीडिएटली उसका मोमेंटम 0 हो जाता है, यानी कि उसमें जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके लिए जो टाइम है, टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अगर टाइम ऑलमोस्ट 0 है तो फोर्स ऑब्वियसली
बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको हाथों में बड़ी जोर से लगेगी, जो कि आपने प्रैक्टिकली खेलते वक्त महसूस भी किया होगा, राइट। तो ये फिजिक्स का सिंपल लॉ, इम्पल्स का सिंपल लॉ यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उस वजह से क्रिकेटर हमेशा बॉल को कैच करते वक्त हाथों को पीछे ले जाता है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं ऐसे, thus by moving hands backward cricketer is reducing the force applied on hands। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा है कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ ही मैं बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो हियर विथ अंशुन बल्दानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।